हमें संघर्ष उनके लिए करना है, जो संघर्ष हमें करना पड़ा वो आने वाली पीढ़ी को नहीं करना पड़े। फिर ऐसा क्या हुआ कि कॉलेज लाइफ में आते आते आप पॉलिटिक्स की तरफ मूव होने लगे? पॉलिटिक्स में आने का मेरा कोई मूड नहीं था। एक टर्निंग पॉइंट आया था, राजनीतिक लोगों ने मजबूर किया हमें। वर्तमान सरकार इतनी डर गई कि छात्र संघ चुनाव कराना ही बंद कर दिया राजस्थान के अंदर। ये ट्राइबल पार्टी की राजस्थान में एंट्री कैसे हुई? देखो, एक समझौता हुआ था कि राजस्थान के अंदर वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। एक सरकार को मजबूर किया उस इलाके के बारे में सोचने के लिए। 200 विधायक राजस्थान के उस समय सबके पास में पर्याप्त ऑफर और ऑप्शन दोनों थे कि आप किधर खड़े रहें। जोरदार। तो वो सियासी संकट में आप किसको सही मानते हैं? लेकिन डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के जो नेता है कांग्रेस के, उसको हम नाम दे रखा है कमल कांग्रेस। इन्हीं कांग्रेस के नेताओं ने काकरी डूंगरी पे चढ़ाया। यही कांग्रेस और बीजेपी के कुछ नेता जो कमल कांग्रेस के नाम से प्रसिद्ध है, इन्होंने काकरी डूंगरी पे उनकी तरफ से लड़के भेज के दंगा करा दिया। पुलिस का डंडा, हम कहते हैं कानून से हिसाब से चलता है, नहीं, कानून के हिसाब से नहीं, पॉलिटिकल लीडरों के दबाव के हिसाब से पुलिस का डंडा चलता है। एक लव चारण का सवाल है कि आदिवासियों को हिंदू होने का प्रूफ देने की फिलहाल जरूरत है या उनको अच्छी शिक्षा देने की जरूरत है? हम लोग ये दावे के साथ कहते हैं कि ट्राइबल किसी भी धर्म में नहीं आता, अपनी खुद की अपने कल्चर है। तो ये जो राज तिलक वाला जो कांड किया है, राज तिलक वाली परिपाटी ही नहीं होनी चाहिए। या तो उनको वो हमारे खेरवाड़ा के विधायक जी ने कहा है, या तो उनको विधायक का पद छोड़ देना चाहिए, या फिर वो छोड़ देना चाहिए। के उलट आपकी पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य जो कांतिलाल रोत है, वो कहते हैं कि आदिवासियों को ट्रेनों की जरूरत ही कहाँ है। शुरुआत आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक महेंद्र जी सिंह मालवीय, रविंद्र सिंह भाटी, अच्छा लीडर है वो। वसुंधरा राजे, उनका कार्यकाल बहुत सुनहरा कार्यकाल रहा है। भजन लाल शर्मा बेचारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको सांसद महोदय नई गाड़ी कब लेंगे? और फेवरेट गेम क्या है आपका और मनपसंद भोजन क्या है? राजस्थान का डूंगरपुर जिला ऊंचे पहाड़ों और जंगलों के बीच में बसा एक खरवन खुनिया गांव। 26 जून 1992 को उस गांव में एक बच्चा जन्मता है। पिता का साया जन्म से पहले ही उठ चुका था। मां पार्वती ने संघर्ष करके, मेहनत करके, सिलाई करके 2 रुपए कमा करके उस बच्चे को 2 बहनों के साथ पाला भी। ये बच्चा जब बड़ा हुआ तो महज 26 साल की उम्र में राजस्थान की विधानसभा में पहुंचता है। 31 साल की उम्र में दूसरी बार विधानसभा पहुंचता है, 70,000 के करीब वोटों से जीत करके। इस समय तक आते आते, 31 साल की महज उम्र तक आते आते अपनी पार्टी भी खड़ी करता है। 32 साल की उम्र होने में जब महज 24 दिन का समय बचा था, तब 2024 में वो राजस्थान की एक लोकसभा से सांसद बनता है। अपनी पार्टी खड़ी करता है, साथ में अपनी पार्टी का सबसे बड़ा स्टार चेहरा बनता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात जैसे राज्यों में अपनी पार्टी के विस्तार के प्रयास भी करता है और पार्टी के लिए वोट जनरेट करने की मशीन बन जाता है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद राजकुमार रोत जी की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को जोहार मेरी ओर से। बहुत बहुत जोहार आपको भी। हम जब ओपनिंग में बात कर रहे हैं, जो स्ट्रगल दिख रहा है, जो संघर्ष दिख रहा है, वो संघर्ष आपका है? आपने जो संघर्ष किया वो बड़ा संघर्ष है, या एक नाम जिसका जिक्र हुआ आपकी मां पार्वती, जिन्होंने किस तरीके से आपको उन मुश्किल परिस्थितियों में पाला पोसा? मेरे संघर्ष के सामने, मतलब उनके संघर्ष के सामने मेरा संघर्ष बहुत छोटा है। उन्होंने काफी संघर्ष किया और इन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ तक पहुंचे। बचपन कैसा रहा आपका? हाँ, बचपन में जो चीजें हमने सीखी या सही, जो कठिनाइयों का सामना किया, उन्हीं संघर्षों की बदौलत हमें लगा कि हमें उस रास्ते पे चलना है जिससे हमारे आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को, जो ट्राइबल इलाके के अंदर एक मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और जिनको ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, हेल्थ की, स्वास्थ्य सुविधाओं की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों को लेके हमें लगा कि हमें संघर्ष उनके लिए करना है, जो संघर्ष हमें करना पड़ा वो आने वाली पीढ़ी को नहीं करना पड़े। उस उद्देश्य से हम इस पॉलिटिक्स में घुसे हुए हैं। ओके, आपकी पढ़ाई के बारे में, आपकी स्कूल लाइफ के बारे में जब पता कर रहे थे, तो आप स्कूल में पढ़ाई में ठीक ठाक थे। 12वीं में भी शायद आपने फर्स्ट डिवीजन से पास किया था, और फर्स्ट डिवीजन से जिस उम्र में आपने पास किया होगा तब तक फर्स्ट डिवीजन सम्मानजनक था। आज के दौर में तो 80-90% ही सम्मानजनक माने जाते हैं। फिर पढ़ाई में बहुत अच्छे थे 12th तक। फिर ऐसा क्या हुआ कि कॉलेज लाइफ में आते आते आप पॉलिटिक्स की तरफ मूव होने लगे? देखो, हमें मतलब अन्याय के खिलाफ लड़ने का तो स्कूल में थे तब से ही आदत थी। जहाँ पर स्कॉलरशिप की बात आए, स्टूडेंट के क्लासों की बात आए, टीचर के अभावों की बात आए, कमरों के अभावों की बात आए,
और गांवों में सड़कों के अभावों की बात आए या गांवों में जो स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाने की जो समस्या थी, तो शुरुआत से एक लत था, मतलब कि लड़ना है, और वही चीजें मैं मजबूत बनाया। मैं कॉलेज प्रेसिडेंट बना हुआ था, मेरे कोई था नहीं पॉलिटिक्स में आने का। एक कौन से कॉलेज के प्रेसिडेंट बने? मैं एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर का। पॉलिटिक्स में आने का मेरा कोई मूड नहीं था, लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों ने मजबूर किया हमें। तो मैं 2013 के अंदर एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर का प्रेसिडेंट बना। इसके बाद भी मेरा एक ही मोटो था कि मैं आरएस की तैयारी करूं या प्रशासनिक सेवाओं में जाऊं। लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन बनी, हमें लगा कि वर्तमान समय, उस समय जो तात्कालिक जो समय था, उस समय वहां पर ट्राइबल इलाके के साथ अन्याय हो रहा था और ट्राइबल के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा था। रिजर्वेशन की बात करो, वहां के सुख सुविधाओं की बात करो, भौतिक सुविधाओं की बात करो, तो कहीं न कहीं सरकारें नजरअंदाज करती थी। सिर्फ आती थी समय में ये पॉलिटिकल लोग, राष्ट्रीय पार्टी के लोग आते थे, हाथ दिखा के चले जाते थे, फूल दिखा के चले जाते थे, लेकिन वास्तविक जो जरूरत थी उनके लिए वो मौन हो जाते थे। तो हमें लगा कि हमें युद्ध को आगे आने की जरूरत है, और वही संघर्ष हमें एज ए विधायक के रास्ते होते हुए सांसद तक पहुंचाया हमको। आप छात्र संघ अध्यक्ष कौन से यूनियन, स्टूडेंट यूनियन से बने थे या निर्दलीय? सिचुएशन वहां उस समय बैंकर बनी थी हमारी। कैसा था उस समय के छात्र संघ चुनाव के बारे में थोड़ा डिटेल? जब कॉलेज में हम आते थे तो कॉलेज में एबीपी, एनएसआई, एसएफआई ये सारे संगठन चलते थे, और जब फर्स्ट ईयर में आते थे हमें ये पता ही नहीं चलता है कि एबीपी किससे रिलेटेड है, एनएसआई किससे रिलेटेड है, एसएफआई किससे रिलेटेड है। मुझे एक टर्निंग पॉइंट आया था। मुझे एबीपी के कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा था कि आप चुनाव लड़ो एबीपी से। ओके। मेरी इच्छा नहीं थी और नहीं एबीपी के आइडियोलॉजी को हम समझ पाए थे ज्यादा, लेकिन मैंने कहा ठीक है। लेकिन तात्कालीन जो मंत्री थे हमारे वहाँ बीजेपी से और एबीपी के जो बड़े लीडर थे बीजेपी के, उनको लगा कि ये लड़का तेज है, हमारे यहाँ आएगा तो हमारा नंबर कट जाएगा, तो उन्होंने मेरी रात को टिकट काट दी। उसी दिन से ठान लिया था कि हम निर्दलीय मैदान में आएंगे। हमने निर्दलीय पैनल तैयार किया। एनयूसीआई से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा था और एनयूसीआई से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा था। एनयूसीआई ने कहा कि हमारे बैनर चले चुनाव लड़ो। हमें एक मंच की जरूरत थी और उनको एक अच्छे लीडर, मतलब युवा लीडर की जरूरत थी। तो हम एनयूसीआई के बैनर तले चुनाव लड़े और एक अच्छे वोटों से, और उस समय एसएफआई के साथियों ने भी हमें अच्छा मदद किया और हम चुनाव जीते। और तभी से फिर धीरे धीरे हमारा पॉलिटिकल कैरियर आते गया। एनयूसीआई के अंदर एक चीज देखी हमने कि जैसे रिजर्वेशन की बात हो, वहां की सुख सुविधाओं की बात हो, भौतिक सुविधाओं की बात हो, युवाओं की बात हो, स्कॉलरशिप की बात हो, जब भी हम लोग आंदोलन करते तो बड़े लीडर कहते कि नहीं ऐसा मत करो, पार्टी कहे वैसे करो। तो पार्टी वहां के हित के लिए कभी नहीं कहती थी। तो हमें लगा हम करेंगे, हमें अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। तो हमारे सारे साथियों ने मिलकर उस समय बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा नया संगठन बनाया, जो एबीपी एनयूसीआई से बिल्कुल अलग। हमने हमारी एक आइडियोलॉजी डेवलप की, आदिवासी परिवार की जो हमारा एक विजन बुक, आदिवासी परिवार की जो हमारी एक संगठन चलता था, उनसे प्रभावित होकर हमने एक नया संगठन बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, मतलब विद्यार्थी और युवाओं का एक संगठन बनाया। शुरुआती दौर में 2016 में हमने उतारा। उस समय हमारे साथी थे उमेश भाई, तो उनको चुनाव लड़ाया प्रेसिडेंट का, और आज विधायक है हमारे आसपुर से। तो उस समय पहली बार हमें सफलता हासिल हुई और धीरे धीरे बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर की सारी कॉलेजों में अपना परचम लहराने लगा और वो धीरे धीरे चलता गया। इन्हीं तानाशाही लोगों ने हम पे दबाने की कोशिश की, हमारे साथियों को जेल में डालने की कोशिश की, मुकदमे ठोकने का काम किया। हमें लगा कि कौन कर रहा है, पुलिस कर रही है। पुलिस नहीं, पुलिस किसके कहने पे कर रही है? पुलिस नेताओं के कहने पे कर रही है। आज भी होता है। कौन पुलिस के डंडा, पुलिस का डंडा हम कहते हैं कानून से हिसाब से चलता है, नहीं, कानून के हिसाब से नहीं, पॉलिटिकल लीडरों के दबाव के हिसाब से पुलिस का डंडा चलता है। पुलिस की कलम भी उन नेताओं के इशारे पे चलती थी तब भी और आज भी चलती है। तो हमें लगा कौन है ये नेता, जो नेता सत्ता में, जिनको हमने चुन के भेजा हुआ है। कांग्रेस के भी थे, बीजेपी के भी थे। तो हमें लगा कि हमें नेतृत्व करने जाने की जरूरत है, प्रतिनिधित्व करने की जरूरत है। तो इसलिए हम लोग पॉलिटिक्स में आए 2018 के अंदर, जब गुजरात के अंदर छोटू भाई वसावा, उन्होंने पार्टी बनाई थी बीटीपी। तो उस बीटीपी को हमारे साथी जो लोग लाए और उनका मैंडेट से हम लोग चुनाव लड़े। तो ऐसे 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 हमारा जो कैरियर था और साथ ही समाज की और आने वाली पीढ़ी का कैरियर बनता गया। मैं बीटीपी पर आऊंगा। वो जब छात्र संघ आपने जो बनाया, भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, वो आज भी छात्र संघ के चुनाव लड़ता है? बिल्कुल लड़ता है और मजबूती से। और वर्तमान सरकार इतनी डर गई कि छात्र संघ चुनाव कराना ही बंद कर दिया राजस्थान के अंदर। आप देखते होंगे पिछले 2 सालों में चुनाव कराना बंद कर दिया है। एक में एबीवीपी की कॉमन चीज देख रहा था, हमारी अभी आपके इंटरव्यू से पहले भी चर्चा हो रही थी कि आपने भी एबीवीपी से टिकट मांगा। मैंने नहीं मांगा था। एबीपी की जो कोर कमेटी थी उन्होंने कहा था कि ये लीडर है, ओके, ये लड़का अच्छा है, हाँ, गरीब घर से है, हाँ,
बच्चों का प्रतिनिधित्व करेगा। और मेरा एक मतलब व्यवहार था, तो लोगों ने कहा उनको लड़ाओ, मेरे लड़ने की इच्छा नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती सबने कहा, मैंने स्वीकार भी किया। लेकिन उसी दौरान बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहा कि नहीं, ये तो कर उठा के दिक्कत करेगा। बीजेपी के नेता एबीवीपी के इलेक्शन में हाँ, वो इंटरेस्ट इंटरफेयर करते थे पूरा, और आज भी करते हैं ये नाम लोग। लेना उचित मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन वो समझ चुके हैं उस बात को कि हमने उस समय, मेरा कोई पॉलिटिक्स में आने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं एनयूसीआई से प्रेसिडेंट बना, इसके बावजूद भी मेरा पॉलिटिक्स में आने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन लोगों ने मुझे तैयार किया और भेजा यहाँ तक। लोगों ने तो तैयार किया, लेकिन परिवार ने विरोध भी किया। परिवार आप नहीं शुरुआती टाइम में राजनीति हाँ और बिल्कुल, छात्र परिवार नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा पॉलिटिक्स में जाए। मेरी माँ या मेरे परिवार के जो लोग हैं वही चाहते थे कि कुछ न कुछ सर्विस करे, सर्विस करके अपना घर बार सुधारे और अपने लिए, परिवार के लिए कुछ करे। लेकिन मुझे जो लगा कि मैं नौकरी करके सिर्फ मेरा भला कर सकता हूँ। लीडर बनेंगे तो पूरे कम्युनिटी का, और कम्युनिटी के साथ उस क्षेत्र में रहने वाली आम गरीब जनता का भला कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं हम प्रयास कर रहे हैं आज, और परिणाम दिख रहा है कि बहुत बड़ा परिणाम, मतलब परिवर्तन आया। कांग्रेस बीजेपी के लीडरों को भी लगा कि नहीं, हमको ये करना चाहिए था, जो नहीं कर रहे। आज पश्चाताप घर पे बिठाए कई लोगों ने, जनता ने। तो आपने तो राजनीति में आने का तय कर लिया, लेकिन जो माँ और बहनों का विरोध था वो आप मनाने में कामयाब रहे थे, या ये धीरे धीरे चलता रहा जब आप विधायक बन गए तो कहा कि अब तो ठीक मनाने में कामयाब रहा मैं उस समय, शुरुआत से ही। कैसे कन्विंस किया? बस यही कि उनको पता है कि जो तकलीफें हमने सही है, वो तकलीफें हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर इलाके के अंदर कई लोग, कई परिवार सह रहे हैं। तो हम उस रास्ते पे जाके उन सबकी तकलीफें दूर कर सकते हैं। जी, चलिए, अब आप भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के बाद में 2017 में जो छोटू भाई वसावा की पार्टी बनी हुई थी, भारतीय ट्राइबल पार्टी, उसके बैनर तले 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ते हैं। पार्टी ने आपसे संपर्क किया था, आप चुनाव लड़ना चाहते थे और देखा कि हमारे ही एरिया से लगती हुई गुजरात के अंदर भी एक नई नई पार्टी बनी है और उनका भी टारगेटेड वोटर आदिवासी ही था। आपने संपर्क किया, उन्होंने संपर्क किया। ये ट्राइबल पार्टी की राजस्थान में एंट्री कैसे हुई थी? देखो, कहते हैं वो ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। तो हमें भी उस समय पॉलिटिक्स का हमारा था कि हमारा कोई पॉलिटिकल बैनर नहीं बनाया था। उनको भी जरूरत थी इस इलाके में विस्तार की, हमें भी जरूरत थी। एक समझौता हुआ था कि राजस्थान के अंदर वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। हमारी शर्तों के आधार पे उस समय हम लोग चुनाव लड़े। आपके राजस्थान से कौन उस समय लीड, आप ही कर रहे थे? नहीं, मैं लीड नहीं कर रहा था। हमारे एक चीज आपको ध्यान में, आपने कहा था उस समय कि मैंने पार्टी नहीं बनाई है। हमारी पार्टी में हमने ये कर रखा है कि आदमी या व्यक्ति सर्वोपरि नहीं होगा, संगठन सर्वोपरि। हमारी एक कोर टीम है, वो कोर टीम डिसाइड करती है कि हमें क्या करना है। और वही कोर टीम 2018 से 2016 से चली आ रही है। 2018 में बीटीपी वाला जो निर्णय था वही उन्होंने, और हमने जो कैंडिडेट का जो मामला है, जैसे कि पार्टी में मैं सांसद हूं, लेकिन मेरी टिकट मेरे हाथ में नहीं है। मेरे क्षेत्र की जनता तय करेगी। अगर जनता चाहेगी उनको लड़ाना है तो लड़ाएगी, जनता चाहेगी नहीं उनको घर पे बिठाना है तो बिठाएंगे। वो हम उसका विरोध कतई नहीं करेंगे। और हमारे संगठन में ये व्यवस्था बना रखी है कि आदमी सर्वोपरि नहीं है, संगठन सर्वोपरि है। ठीक है, फिर आपने 2018 का चुनाव लड़ा, पार्टी 2 सीटें जीती, शायद 26 के लगभग सीटों पर चुनाव लड़ा था उस समय। फिर धीरे धीरे भारतीय ट्राइबल पार्टी की टॉप लीडरशिप और आपके बीच में मतभेद, जो राजस्थान लीडरशिप के बीच में मतभेद पनपने लगते, इनकी शुरुआत क्यों हुई? देखो, काफी बिंदु है, उन चीजों पे नहीं जाना चाह रहे हैं। और उस बात को वहां के हमारे जो बीटीपी के संस्थापक थे छोटू भाई वसावा, वो भी आज समझ चुके हैं। और भले उस समय एक लिमिटेड खटास आया था, हमने भारत आदिवासी पार्टी बनाई, लेकिन आज जो हमारा संबंध एजीडी जो पहले था वही संबंध आज बरकरार है। उनके पुत्र थे, वो किस कारणवश गए मुझे नहीं ज्यादा आइडिया, लेकिन सब समझते हैं इस बात को, वो बीजेपी में चले गए। तो वहां के लोगों को भी रियलाइज हुआ कि जो हमें बीच के रह के मिसगाइड करने वाले लोग थे, राजस्थान गुजरात का संबंध तोड़ने वाले जो लोग थे, वो कहीं ना कहीं भाजपा से मिले हुए थे। तो आज भी छोटू भाई वसावा और हमारा संबंध बरकरार है, और हम लोग आने वाले समय में राजस्थान गुजरात सभी जगह मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यही मेरा अगला सवाल आने वाला था कि क्योंकि जब हम यहाँ आए तो हमने पहले हमारे पॉलिटिकल पंचायत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जब इस बारे में सूचित किया कि उनका इंटरव्यू होने वाला है, पब्लिक क्या सवाल पूछना चाहते, तो उसमें कुछ लोगों का ये सुझाव भी था कि आप गुजरात में कब एंट्री करने वाले। तो क्या गुजरात में वापस भारत आदिवासी पार्टी और भारतीय ट्राइबल पार्टी मिलकर के अगला चुनाव लड़ेगी? गठबंधन की चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, गुजरात के अंदर पिछले 20 सालों से कांग्रेस बिल्कुल वेक फुट पे आ चुकी है। और वहां पर स्थिति है कि कांग्रेस से के एमएलए के पद से कोई लोग चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते।
तो इससे आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज करना चाहूंगा गुजरात के साथियों को कि एक मजबूत पार्टी के रूप में आने वाले समय में भारत आदिवासी पार्टी बीएपी गुजरात में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और आने वाला जो चुनाव है 2027 का उसमें जोरदार तरीके से, क्योंकि गुजरात के लोगों की जरूरत है एक तीसरे विकल्प के रूप में, मजबूत विकल्प के रूप में, गरीब तबके की, आदिवासी दलित की, पिछड़े की बात करें, ऐसी पार्टी की जरूरत है और हम अवश्य तीसरा विकल्प मजबूती के रूप में गुजरात के लोगों को देंगे। और हमें पूरा भरोसा है हमारी आइडियोलॉजी पे, हमारे वर्क पे और हमारी ईमानदारी पे, और हमें ये विश्वास है कि जो दलित, पिछड़ा, ओबीसी, एसटी जो भी समुदाय है वो हमारे साथ जुड़ के गुजरात में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। तीसरा विकल्प इस बार झारखंड में भी देने की कोशिश हुई थी। झारखंड में हम लोगों ने प्रयास किया था, लेकिन हमारा वहां पर ऐसा एक सॉफ्ट प्रयास था, हमने एक्सपेरिमेंट किया था। हमने वहां पर ये बोल दिया था खुला कि वहां पर एक हेमंत सोरेन आज मुख्यमंत्री है वहां के, उनका कहीं न कहीं वर्क अच्छा है, कुछ चीजों में थोड़ा हमें लगा था कि जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाए थे। जैसे कि पैसा एक्ट की पूरे देश लेवल पे बात होती है, जब पैसा एक्ट के नियम अभी तक झारखंड में नहीं बने। इससे पहले उनके पहले एक सीएम थे, बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने एक लैंड बैंक बनाया था, रघुवर दास, उन्होंने लैंड बैंक बनाया था। तो जितने ट्राइबलों की देवस्थान वाली जो जमीनें थी उनको एज ए लैंड बैंक में उन्होंने गवर्नमेंट का एक लैंड बैंक बना के उनको छीनने का काम किया था। तो इन चीजों पे हम चाहते थे हेमंत सोरेन जी से कि वो काम क्यों नहीं कर पाए। तो हमने एक लिमिटेड सीटों पे, जहां पर जैसे मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा को कहीं नुकसान नहीं पहुंचे, उस हिसाब से हमने सीटें उतारा था और हम मानते हैं कि हमारी वजह से किनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। हमारा एक एक्सपेरिमेंट था और अच्छा रिजल्ट आया और आने वाले समय में हम उस इलाके के अंदर भी अच्छा परफॉर्मेंस। तो क्या इस एक्सपेरिमेंट को मैं यूं देखूं कि पर्दे के पीछे से जैसे कांग्रेस आरोप लगाती है एआईएमआईएम पर कि वो वहीं पर चुनाव लड़ती है जहां बीजेपी विरोधी वोट को काटना हो, तो हमारा कांग्रेस को फायदा, पर्दे के पीछे आपकी स्ट्रेटेजी यही थी कि भाजपा का जहां नुकसान पहुंचाने की संभावना होगी हम दूसरी पार्टियों के साथ भी पर्दे के पीछे समझौता कर सकते हैं। एक चीज बताओ मैं कि हमारा जो है किसको नुकसान पहुंचे किसको फायदा पहुंचे वो कंसेप्ट कहीं नहीं रहा है, न सोच रही है हमारी इस तरह की। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारी आइडियोलॉजी कैसे पहुंचे और हमारी आइडियोलॉजी का वोट तैयार हो और हमारी आइडियोलॉजी का लीडर कैसे चुन के जाए। हमें जहां तक लगा देश के अंदर कांग्रेस का भी राज रहा है, बीजेपी का भी राज रहा है, लेकिन तात्कालीन समय के अंदर जो स्थितियां बनी, जो भाजपा ने बना रखी थी, उसके अगेंस्ट के हिसाब से हम चुनाव लड़े थे। हम किसको फायदा पहुंचे किसको नुकसान पहुंचे उस पर नहीं सोचते ज्यादा। ठीक है, अब 2018 का चुनाव आपने बीटीपी से तो जीत लिया, लेकिन 2020 में आते आते बीटीपी एक दोराहे पर खड़ी नजर आई कि अब जाना कांग्रेस को सपोर्ट करना है। राजस्थान में सियासी संकट आ चुका था। आपका एक वीडियो सार्वजनिक होता है कि जिसमें पुलिस की गाड़ियां चारों तरफ से आपकी गाड़ी को घेर करके खड़ी होती है। ठीक 4 दिन बाद आप समर्थन पत्र लेकर के अशोक गहलोत के साथ आपकी तस्वीरें सामने आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। उस सियासी संकट के दौर में भारतीय ट्राइबल पार्टी के रूप में, विधायक के रूप में आपने वो सिचुएशंस कैसी थी? देखो, वो हमारे लिए ऐसी सिचुएशन पहली बार बनी थी। हम पहली बार विधायक, राजनीति के भी नए खिलाड़ी और राजनीति के भी नए खिलाड़ी थे। तो उस समय जो सिचुएशन बनी हमें पता भी नहीं था किस तरह से सिचुएशन बनेगी, लेकिन जिस तरह से अशोक गहलोत जी उस समय सीएम थे, उनको आभास हो गया, भाई जो राजा है उसको तो आभास होता ही है कि मेरी चेयर खतरे में है। तो उनको लगा कि नहीं यार ये गड़बड़ हो रहा है। तो हमने ये सीधा सा कह दिया था कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। 2 विधायक थे, हम जयपुर थे, तो उनको लगा कि ये भाग रहे हैं। मैंने कहा हम हमारे क्षेत्र में जाएंगे। तो सत्ता के पास, उनके पास शासन प्रशासन की चाबी तो उनके हाथ में थी, लेकिन इंटेलिजेंस तो कुछ और भी संकेत कर रही थी कि क्षेत्र में जाएंगे या कहीं और जाएंगे। वो कुछ भी, तो वो तो अलग अलग तरीके से। तो उन्होंने सारा सिस्टम हमारे पीछे लगा दिया, ऐसे हमको बंधक बनाने का प्लान किया। लेकिन हमको उन्होंने उसी समय मैंने फोन पे बात की, मैंने कहा हम जबरदस्ती कहीं नहीं आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने बात मानी और हम डूंगरपुर पहुंचे और हमारी पार्टी के जो लीडर है उन्होंने तय किया हमें क्या करना है। आज कई लोग आरोप लगाते हैं हम पे कि उस समय सरकार वाला ये हुआ था, बीटीपी विधायकों ने ये किया वो किया। हम दावे के साथ कहते हैं कि उस दौरान हमने हमारे क्षेत्र की जनता के लिए बहुत कुछ किया। राजस्थान के अंदर हमने ट्राइबल फंड 1,000 करोड़ का प्रावधान करवाया। उसी समय हमने 11 सूत्री मांग रखे थे। इसमें पहले मांग ये थी कि महाराष्ट्र पैटर्न के तर्ज पे राजस्थान में पैटर्न, ट्राइबल के फंड के लिए पैटर्न लागू हो। और उसी दौरान गहलोत जी ने यस किया, बिल्कुल। उन्होंने फिर घोषणा की बजट में कि 1,000 करोड़ का प्रावधान ट्राइबल के लिए किया जाएगा। सेकंड नंबर हमारा जो था कनेडा प्रोजेक्ट, 886 करोड़ का मैंने सैंक्शन करवाया।
लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि डबल इंजन की सरकार आज उस प्रोजेक्टों को रोक के बैठी हुई है। सारा सैंक्शन, सारी चीजें हमारे उस समय था। प्रोजेक्ट है जिसको आप ये कह रहे 886 करोड़ पेयजल परियोजना जो कनाडा से 84 विधानसभा क्षेत्र के लिए हमने सैंक्शन, 84 और सागवाड़ा विधानसभा के लिए सैंक्शन करवाया था। ऐसे ऐसे अनेक बिंदु थे, उन बिंदुओं के आधार पे आज बीएपी की वजह से, अब इस विचारधारा की वजह से, बीटीपी की विचारधारा उस बीटीपी के जो उस समय चुनाव लड़े थे, तो हमारी विचारधारा की वजह से विश्व आदिवासी दिवस का पहली बार राजस्थान में राजकीय अवकाश घोषित हुआ। तो ऐसे ऐसे अनेक उपलब्धियां और एक सरकार को मजबूर किया उस इलाके के बारे में सोचने के लिए, और सरकार ने कुछ हद तक किया, लेकिन जितना जो हमें आशा थी, आपने देखा होगा काकरी डूंगरी एक प्रकरण हुआ था, बिल्कुल मानते कांग्रेस मैं के आ रहा हूं उसी प्रकरण पे, लेकिन थोड़ा अभी मैं, चूंकि कांकरी डूंगरी सितंबर में हुआ था, मैं जुलाई में थोड़ा और रुकना चाहूंगा। 200 विधायक राजस्थान के, उस समय सबके पास में पर्याप्त ऑफर और ऑप्शन दोनों थे कि आप किधर खड़े रहें। जोरदार। तो वो सियासी संकट में आप किसको सही मानते हैं? क्या सचिन पायलट उस समय आपको लगता था? आपका सॉफ्ट कॉर्नर किधर था? चलो आपने अपने क्षेत्र के हिस्से के लिए कहीं, सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा व्यक्ति का उस तरफ होता है जब लगता है कि ये वाला आदमी है तो सही। मेरा सॉफ्ट कॉर्नर मेरी क्षेत्र की जनता और मेरे पार्टी के जो लोग की भावना थी उधर था। हम लोग, हमारे संगठन के लोगों जो तय करेंगे, हमारे क्षेत्र की जनता को जो प्रॉफिट पहुंचेगा, हमारे लिए गहलोत जी भी बराबर थे, हमारे लिए सचिन पायलट जी भी बराबर थे। हमें जो, हमारा एक ही चीज था, गहलोत जी पायलट जी बराबर थे। बीजेपी से कोई ऑफर आया? दोनों बराबर थे। बीजेपी से किसी प्रकार का हमारे पास उस समय कोई ऑफर ज्यादा, मतलब किसी पर संपर्क जरूर किया उन लोगों ने, देखो स्वाभाविक है, वो तो होते हैं, सब जानते हैं। आज मैं आपके कैमरे पे कुछ भी बोल दूं, लेकिन सच्चाई है कि उस दौरान सभी लोग संपर्क करते हैं, लेकिन हमने सारे संपर्कों को और सारे ऑफरों को नजरअंदाज किया। हमें लगा कि लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार चुनी हुई है उसके साथ रहने की जरूरत है। ठीक है। अशोक गहलोत ने उस समय, आपने 11 सूत्री मांगे रखी, आपसे कोई वादे भी हुए, 1-2 प्रोजेक्ट हाथों हाथ भी आपने ओके करवा लिए। बाद में उस मांगों पर अगले 2.5 साल तक अशोक गहलोत खड़े उतरे। देखो वहां के लोकल लीडर सारे जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के, जो आज भाजपा में चले गए, आपको किस्सा बता दूंगा, वो उसी चुनाव, उसके बाद जस्ट ये जिला पंचायत के चुनाव हुए हमारे, बिल्कुल हुए। तो हमने कहा गहलोत जी को, हमने उस समय डोटासर जी प्रदेश अध्यक्ष, उनको कहा कि हमने आपको मदद किया है पंचायती राज चुनाव में, जिला प्रमुख हमारी 13 सीटें हैं, कांग्रेस की 6 सीटें हैं, बीजेपी की 8 है, तो आप हमें मदद करो। उन्होंने सीधा सा कहा बिल्कुल, कि जो बीजेपी कांग्रेस की सरकार गिराना चाहती थी उसको हम थोड़ी मदद करेंगे, हम तो आपको मदद करेंगे। लेकिन डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर के जो नेता है कांग्रेस के, उसको हम नाम दे रखा है कमल कांग्रेस। कमल कांग्रेस मतलब उनके एक ही उद्देश्य, उनका आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं, उनका एक ही उद्देश्य सत्ता में बने रहना। उस ट्राइबल इलाके के नाम से जो फंड आ रहा है उसको भ्रष्टाचार के कैसे बलि चढ़ाए, उसी सोच के हिसाब से वो लोग राज करते। तो उन्हीं सोच वाले लोगों ने, कमल कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट किया। और उस समय हमने गहलोत जी को कहा कि जिस पार्टी आपको गिराना चाह रही थी उस पार्टी को आप मदद करा रहे हो, तो वही चीज आप देखना होगा। जिला प्रमुख बीजेपी का बनाया, कांग्रेस ने बीजेपी को सपोर्ट किया, 3 जगह प्रधान बनाने में सहयोग किया। तो वहां हमारा जो स्थिति है, वहां पर विचारधारा की लड़ाई है ही नहीं कांग्रेस बीजेपी की, उनकी लड़ाई है सत्ता हासिल करने की। इसलिए हमेशा हम कहते हैं कि कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी नेशनल और स्टेट की जो लीडरशिप और आइडियोलॉजी अलग टाइप की है, और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की जो कांग्रेस के लीडर है उनका यही मोटो रहता है अधिकतर। हालांकि है, जिंदा है, 5-10% लोग हैं अच्छे जो कांग्रेसी, जो जिन्होंने अलायंस के वक्त हमको साथ दिया, बाकी बीजेपी में गए। कमल कांग्रेस में कौन कौन से नेता है? एक तो मैं बिना नाम लिए आप कह रहा हूं महेंद्रजीत सिंह मालवीय, क्योंकि आपने कहा कि कांग्रेस के कुछ भाजपा में चले गए। और कौन से प्रमुख नेता है? देखो मैं इन चीजों पे नहीं जाना चाहता हूँ। वहां की क्षेत्र की जनता, वहां के नेताओं को रग रग से वाकिफ है कि पंचायती राज चुनाव में बीजेपी को कौन से कांग्रेस के नेता ने सपोर्ट किया। डूंगरपुर के हमारे पूर्व यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश जी गोगरा, नाम सुना होगा आपने, उन्होंने खुला स्टेटमेंट दिया कि हम बीजेपी, मतलब हम उनके साथ नहीं जाएंगे। मतलब नहीं जाएंगे, किसके साथ जाएंगे? स्वाभाविक बीजेपी के साथ गए वो। अभी इंडिया अलायंस की बात आई तब भी उन्होंने वही चीज किया। डूंगरपुर से उनका एक ही, वहां के जो कुछ लीडर हैं, मैं सारे कांग्रेसियों पे भी ये दब्बा नहीं लगाना चाह रहा, कुछ लोग हैं जो आइडियोलॉजी के लिए मर मिटने वाले भी लोग हैं, इन लोगों को हम अच्छा मानते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं सिर्फ सत्ता हासिल करनी है, वहां के आदिवासियों को कैसे गुलाम बनाए, वहां के आदिवासियों के नाम से पैसा आया उसको कैसे डकारे, इसी लाइन पे वो लोग चले रहते हैं। और उनका कोई कांग्रेस बीजेपी से मतलब नहीं है, सिर्फ सत्ता हाथ पे बना रखना है, और इसीलिए वो कांग्रेस बीजेपी, इसलिए हमने नाम दे रखा है कमल कांग्रेस। की आइडियोलॉजी कैसी है?
देखो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को मैंने डीपली जाना भी है और ये कहे कि ज्यादा हम ध्यान नहीं देते, हम हमारी आइडियोलॉजी की बात करेंगे आज। नहीं, आपने कहा कि कुछ लोग अच्छे हैं जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी पर चलते हैं, तब मैंने उसको मानते हैं क्योंकि वो बीजेपी के साथ नहीं गए। आज नेशनल लेवल पे देखा जाए कांग्रेस किसके खिलाफ लड़ रही है? बीजेपी के खिलाफ। तो सच्चा कांग्रेसी वही है जो बीजेपी से कभी समझौता नहीं करे, और डुप्लीकेट है कमल कांग्रेस का वही है जो बीजेपी के साथ समझौता करे। ओके, अब कांकणी डूंगरी प्रकरण पर आते, जिसका भी आपने जिक्र किया। जुलाई में आप अशोक गहलोत सरकार बचाते हैं और उस सियासी संकट के बाद में अगले 2.5-3 सालों तक राजस्थान सरकार का जो वर्किंग कल्चर था वो ऐसा रहा कि जो भी सरकार के सपोर्ट में विधायक है उनके ऊपर कोई भी आंच नहीं आती थी, किसी भी हद तक चले जाते। और यही वजह थी कि भाजपा ने ये आरोप भी लगाए थे कि हर एमएलए मुख्यमंत्री बना हुआ बैठा है, अपने इलाके को अपनी तरह से राज कर रहा है। फिर ऐसी क्या स्थिति आई कि जो कांकणी डूंगरी में वो आंदोलन होता है, फिर इतने मुकदमे लग जाते हैं। पिछली बरसी पर भी आपने ट्वीट करके कहा कि हमारे ये हो गए थे, इतने लोगों पर मुकदमे लगे, जो शायद अभी भी चल रहे हैं। अभी भी चल रहा है। देखो सही बात है आपने तो कहा कि पुलिस तो सरकार और नेताओं के कहने पर चलती, तो क्या अशोक जी ने उस समय पुलिस को कुछ और संकेत दे रखे थे? उस समय जो सिचुएशन बनाई, हकीकत ये बना था 3 से 4 बार ये कांकरी डूंगरी जो प्रकरण हुआ, किस लिए हुआ? 1167 सीटों के लिए। 1167 2018 की भर्ती थी, 3rd ग्रेड की, लेवल 1 की 1167 खाली सीटें जो ओपन कैटेगरी की सीटें, उसमें प्रत्येक वर्ग का पात्र व्यक्ति जा सकता है, ये प्रावधान था, उस लाइन है। उस हिसाब से एसटी के पात्र अभ्यर्थियों से भरा जाए, ये डिमांड चल रही थी। हमने ये जो सरकार वाला जो हुआ उससे पहले हमने इसको ये ड्राफ्टिंग तैयार किया, मुद्दा वाजिब मुद्दा था। हमने लड़कों को भेजा कोर्ट में, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट एकल पीठ में लड़के जीत गए। डीबी में वही कांग्रेस के कुछ लोग और बीजेपी के लोग मिलकर चले गए, एसटी के बच्चों के खिलाफ जाके डीबी में लगा दिया और डीबी में हम लोग हार गए। हमने लड़कों को भेजा सुप्रीम कोर्ट, और उसी दौरान कांग्रेस के कुछ नेताओं ने, बड़े नेताओं ने, 1-2 तो आपने कह दिया इधर इधर चले गए, 1-2 और है, उन्होंने उन बच्चों को बुला के मुद्दा बढ़ाया, कलेक्टर के आगे धरने पे बिठाया इन बच्चों को, और उन बच्चों को कहा कि आपका काम हम करा देंगे गहलोत जी से, लेकिन एक शर्त ये कि बीएपी के उसमें बीटीपी के नेता नहीं आने चाहिए। हम नहीं गए, कोई दिक्कत नहीं। इन्हीं कांग्रेस के नेताओं ने काकरी डूंगरी पे चढ़ाया, अशोक गहलोत जी से मीटिंग करवाई। अशोक गहलोत जी ने कह दिया कमेटी बना ली, किसको हम इतने दिनों में 2 महीनों में कर देंगे, मिठाई खिला दी, आपका काम हो गया। लेकिन वो काम नहीं हुआ, 2 महीने की जगह 6 महीने हो गए और दोबारा बच्चे काकरी डूंगरी पे बैठे। तब हमने इससे पहले जो पहली बार काकरी डूंगरी पे बैठे थे और सेकंड बार जो बैठे, इसके बीच में ये सरकार वाला मामला हुआ। तो तब हमें लगा कि सेकंड बार हमने सरकार को हमने समर्थन दिया। सरकार को समर्थन नहीं देने से पहले तो हम लोग इस पे ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया, हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, न्यायालयिक लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन सरकार को समर्थन नहीं, उस दौरान हमने शर्त रखी थी, तो उस समय भी गहलोत जी ने कहा बिल्कुल 1167 सीटों पे हम विचार करके कराएंगे। उसी दौरान बैठे हम लोग गए काकरी डूंगरी, हमारा फर्ज बनता था, लड़कों को आश्वासन दिया, मीटिंग करवाई, टीएससी की बात हुई, टीएससी की मीटिंग नहीं बुलाई, हमारे ट्राइबल मिनिस्टर थे अर्जुन जी ने, उन्होंने मीटिंग बुलवाई, हमको जयपुर बुलाया और जयपुर बुला के मीटिंग कैंसिल कर दी। सेकंड बार फिर हमने कहा सीएम साहब से इसकी मीटिंग ली, सीएम साहब ने टाइम दे दिया, वही 24 सितंबर को शाम को 7 बजे अशोक गहलोत जी से मीटिंग थी। और वो मीटिंग को असफल करने के लिए ही कांग्रेस और बीजेपी के कुछ नेता जो कमल कांग्रेस के नाम से प्रसिद्ध है, इन्होंने काकरी डूंगरी पे उनकी तरफ से लड़के भेज के दंगा करा दिया और दंगों का राजकुमार के नाम से मुझे बदनाम करने की कोशिश की। अगर वो मीटिंग 24 सितंबर 2024 को ही ये प्रकरण हो गया था और 24 को ही आपकी मीटिंग 24 सितंबर को जो मीटिंग अगर हो जाती 7 बजे, हम जयपुर हैं, अगर मीटिंग हो जाती तो ये मामला सुलझ जाता, ट्राइबल बच्चों को प्रॉफिट हो जाता। लेकिन वहां के कमल कांग्रेस के नेता नहीं चाहते थे कि ये प्रकरण सुलटे और इसलिए उन्होंने काकरी डूंगरी प्रकरण करा लिया और मामला पूरा उलझ हो गया। हमारी मांग थी 1167 सीटों को भरना और फिर हमारी मांग ये हो गई कि मुकदमे वापस लेना। 64 मुकदमे दर्ज करवाए, लगभग 3 से 4 हजार बच्चों पे मुकदमे दर्ज किए। हमारी आइडियोलॉजी के लोगों को जेल में ठूसने का काम किया। लोकल एसपी, लोकल आईजी, वहां के लोकल जो एमएलए एमपी थे, कांग्रेस से रिलेटेड जो मंत्री थे, यहां तक डूंगरपुर के विधायक जी ने कहा अगर ये जेल में नहीं जाएंगे या इनको ये मिल गया। आज जो आरक्षण की बात करें, हमारे पूर्व सांसद है कनकमल जी, उन्होंने लिखा ये आदिवासी की सीटें नहीं है, मालवीय जी इसके विरोध में थे। तो ये सारे नेताओं ने मिलकर कहीं न कहीं प्रकरण को कराया और इसकी वजह से हमको भुगतना पड़ा। लेकिन ये बात मानते हैं कि हमने प्रयास किया, बाद में 64 में से लगभग हमने 40 के आसपास मुकदमे विड्रॉल करा लिए जो न्यायालय में आज प्रक्रियाधीन है। ठीक है।
कांकणी डूंगरी से आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं विधानसभा चुनाव पर। अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आप तो आइडियोलॉजिकली ये कहते हैं कि जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है, कहीं ना कहीं आपकी जो झारखंड और इन सारे प्रकरणों से उसको लेकर आप थोड़े बहुत अग्रेसन अपना कम से कम आक्रामकता तो कम कर सकते हैं। बीजेपी एक अलग, आप यहां पर बीजेपी के सपोर्ट और बीजेपी के खिलाफ के तौर पर दो धड़म बांट रही है। बीजेपी एक और आपकी कोर आइडियोलॉजी पर अटैक कर रही है। बीजेपी का कहना है, जनता के बीच में उनके भाषणों में भी ये बातें होती है कि चूंकि आप ये कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, बीजेपी कहती है कि कौन लोग हैं जो उनके साथ खड़े हैं और कौन लोग हैं जो हमारे साथ खड़े, ये तय करो। वो इस लाइन पर डिवाइड कर रही है सोसाइटी को। देखो, जब धर्म की बात आती है, वर्तमान में धर्म का इशू है ही नहीं, हम इसको छेड़ना भी नहीं चाहते। वर्तमान में रोजगार, स्वास्थ्य, एजुकेशन की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने धर्म के नाम से राजनीति करने का काम, अभी हाल ही के अंदर 15 दिनों में हमारे ट्राइबल मिनिस्टर ने 15 करोड़ के आसपास मंदिरों के लिए जमीन, मतलब मंदिरों के लिए बजट दिया, ट्राइबल का बजट। लेकिन ट्राइबल इलाके के अंदर स्कूल नहीं है, चिकित्सा सुविधा नहीं है, मेडिकल कॉलेज में सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है, वहां पर पैसा नहीं दे रहे। धर्म का जब बात आता है कि हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कई जजमेंटों के आधार पर हम लोग ये दावे के साथ कहते हैं कि ट्राइबल किसी भी धर्म में नहीं आता। अपनी खुद की अपनी कल्चर है, अपनी खुद की पूजा पद्धति है। हम लोग कहते हैं कि आदिवासी न हिंदू है, न ईसाई है, न सिख है, न बौद्ध है, न मुस्लिम है। आदिवासी की अपनी खुद की आइडेंटिटी है, अपनी खुद की एक धार्मिक परंपरा है। लेकिन आज तक ये हुआ है कि बीजेपी हमेशा जब हिंदू धर्म की बात होती है तो आदिवासी याद आता है, लेकिन आदिवासी पे अत्याचार होता है तो हिंदू धर्म का एक भी संगठन कहीं सड़क पे दिखा आज तक? मणिपुर के अंदर हादसा हुआ, छत्तीसगढ़ के अंदर पिछले 6 महीनों के अंदर लगभग 86 लोगों की मौत हो गई। आदिवासी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, कौन सा संगठन सामने आया? जब उनको वोट की जरूरत पड़ती है तो धर्म की चटनी चटाते हैं, जब उनके साथ अन्याय हो जाता है तो वो बंद कमरे में, मतलब वो कहे कुंडी लगा के बंद हो जाते हैं। तो हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, हिंदू धर्म का भी करते हैं, ईसाई का धर्म का भी करते हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं। मैं जो सांसद हूं तो मुझे प्रत्येक धर्म के कार्यक्रम में जाने का मेरा दायित्व है, मैं जाऊंगा किसी भी धर्म के कार्यक्रम में। लेकिन यह सच्चाई है कि ट्राइबल की अपनी एक पूजा पद्धति है, ट्राइबल किसी भी धर्म में नहीं आता है। ठीक है, एक राजस्थान के सियासी संकट के समय अघोषित रूप से कांग्रेस से आपका गठबंधन हुआ। एक गठबंधन कुछ महीने पहले हुआ था लोकसभा चुनाव के दौरान। आपके नेताओं ने, हालांकि आपने कई इंटरव्यूज में, मैं उस समय के भी देख रहा था, आपने ये माना कि हाँ कांग्रेस कुछ लोग रोकना चाहते थे लेकिन हमारा गठबंधन है, कांग्रेस का हमको सपोर्ट है। लेकिन जैसे ही वोट हो गए, आपकी पार्टी के कई नेताओं ने कहा कैसा, हमने तो कोई गठबंधन नहीं किया था। देखो, ये कांग्रेस से गठबंधन होना, किसने बातचीत की थी, आपसे किसी ने बातचीत की थी या बिना बातचीत के अनाउंस हो गया था, क्या मैटर था पूरा? देखो, उस समय जो परिस्थितियां बनी थी, देश लेवल पे एक माहौल बना था और ये सच्चा जरूरत था। जिस तरह से बीजेपी के कई सांसदों ने, कई पदाधिकारियों ने खुला बोला था कि बिल्कुल हम 400 पार का नारा लगाया, और 400 पार नारे के साथ क्या कहा कि हम संविधान बदलेंगे। कई नेताओं ने कहा बीजेपी ने। तो देश लेवल पे एक माहौल बना था कि हमें बीजेपी को रोकना है। और उसी लिए जैसे हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे महेंद्रजीत मालवीया, और वो जैसे बीजेपी में गए तो वहां लोकल लेवल पे कहीं न कहीं एक बड़ी चोट हुई कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ। तो हमारी पार्टी ने डिसाइड किया राजकुमार रोत को बीजेपी से चुनाव लड़ाना है। मैं 2-3 महीने पहले ही विधायक बना था, मुझे उम्मीदवार बनाया और कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट उतारा, और जिस कैंडिडेट को कांग्रेस ने उतारा था वो कहीं न कहीं बीजेपी से साठगांठ में लग गया। तो हमने ऊपर बात की, गहलोत जी से बात की, रंधावा जी से बात की, गोविंद डोटासरा जी से बात की, सभी लीडरों से मैंने बात की, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने भी बात की कि ऐसी बात है, अगर सच में आप वो कर्ज उतारना चाहते हो, जो कर्ज सरकार गिर रही थी उस समय हमने आपका साथ दिया था। पंचायती राज चुनाव में बीजेपी के, आपके लोकल लीडरों ने बीजेपी के साथ दे दिया। अगर उस जो दब्बे को हटाना चाहते हो और वो कर्ज उतारना चाहते हो तो हमारा अलायंस करो। तो 3 से 4 दिन पहले रंधावा जी और गोविंद डोटासरा जी ने अलायंस में घोषणा कर दी और मैं उनका स्वागत किया, और वो एहसान हम मानेंगे, ये सच्चाई है।
लेकिन घोषणा करने के बाद भी वहां पर डूंगरपुर बांसवाड़ा में कांग्रेस दो दौड़ों में बढ़ गई। एक दड़ा हमारे साथ आया, बांसवाड़ा के कई अधिकतर कांग्रेसी लीडर हमारे साथ आए, डूंगरपुर के कुछ परसेंट आए, और आज जो कांग्रेस का ढिढारा पीट रहे हैं वही कांग्रेस के कई लोग बीजेपी के साथ गए खुला। आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वहां आ रहे हैं, रंधावा जी आ रहे हैं, और कांग्रेस के लीडर वहां नहीं आ रहे, वहां जिले का स्थानीय विधायक नहीं आ रहा है। इससे ही क्लियर हो गया था कि आधी कांग्रेस बीजेपी के साथ चलेगी, आधी कांग्रेस हमारे साथ। तो हम सीधा सा कहते हैं आज और आने वाले समय में भी कहेंगे, जो सच्चा कांग्रेसी था वो हमारे साथ आया बीजेपी के खिलाफ जाके, और जो डुप्लीकेट था, जो कमल कांग्रेस था, जो सत्ता हासिल करने का उनका उद्देश्य है, वो बीजेपी के साथ गया, और आज भी अंडरग्राउंड बीजेपी से छांटगांठ करके ही काम करते हैं। उपचुनाव में आपने दोनों सीटें अपने इलाके की जीती तो जरूर, लेकिन क्या उपचुनाव में बातचीत हुई थी कांग्रेस से? क्या उपचुनाव में भी बातचीत हुई थी। किनसे हुई? हमारे उस समय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद डोटासरा जी, उनसे हमारे कई पार्टी पदाधिकारियों ने बात कही थी। लेकिन एक चीज हमें देखा गया, कांग्रेस को दिमाग से ये निकालना चाहिए कि आदिवासी ये वोट हमारा वोट था। इनको दिमाग में ये डालना चाहिए कि ये वोट न कांग्रेस न बीजेपी, ये वोट आदिवासी का है और आदिवासी का है। कांग्रेस के हाईकमान के लोगों के अंदर स्थानीय लोग क्या कहते हैं कि अपना वोट खा गए, अपना वोट खा गए। यार अपना तुम्हारा नहीं वोट था, ये उस क्षेत्र में रहने वाले 18 साल से ऊपर व्यक्ति है, उसका वोट है। तो कांग्रेस के ऊपर ये उन्होंने ये कहा कि बीएपी है, आपका वोट खा रही है, अपना वोट खा रही है, अपन को नुकसान पहुंचा रहा है। तुमको कौन सा नुकसान पहुंचा रही है? तुम्हारा वोट थोड़ी है, उस व्यक्ति का वोट है जो 18 साल की एज पूरी कर चुका है। तो ये दिमाग में कांग्रेस को डालना चाहिए। ये उन्होंने फीडबैक किया तो उन्होंने अलायंस नहीं किया, और इसका नतीजा ये आया कि दोनों जगह जमानत जब्त हुई। अगर हमें आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अगर उन्होंने अलायंस में सलूम्बर सीट छोड़ा होता तो शायद दोनों सीटें गोविंद सिंह डोटासरा जी से तो आप कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में भी उनका अच्छा सपोर्ट रहा, अशोक गहलोत जी से बात हुई, रंधावा जी से बात हुई लोकसभा के टाइम भी। तो अभी कौन से वो नेता थे जो, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, ये सुखजिंदर सिंह रंधावा, ये तो गठबंधन करने वालों में शामिल थे, फिर टॉप लीडरशिप को मिसमैनेज करने वाले कौन थे? टॉप लीडरशिप को स्थानीय जो लोग हैं हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा में, जो कुछ कांग्रेस के जो लीडर हैं, जो बीजेपी के साथ छांटगांठ, जिन्होंने जिला प्रमुख बढ़ाने में काम किया, जिन्होंने लोकसभा के अंदर बीजेपी को सपोर्ट करने का काम किया, वही लोग मिसगाइड करने का काम करते हैं। उनका उद्देश्य कांग्रेस के आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं, उनका उद्देश्य यही है कि ट्राइबलों के नाम से ट्राइबल इलाके में पॉलिटिक्स करना और सत्ता पे कायम रहना। ओके, अब मतलब विधानसभा चुनाव में, लेकिन विधानसभा चुनाव में जो आपकी खुद की सीट है 84, आप जीते 70,000 से। इस बार वहां पर मार्जिन बहुत ज्यादा गिरा है। तो क्या ये माना जाए कि चाहे वो ट्राइबल पार्टी के दौर में कहे या आदिवासी पार्टी के दौर में कहे, सदाबहार तो एक ही नेता है, बाकियों पर तो दांव खेला जा सकता है, कौन जीते कौन हारे, फिर पार्टी पूरे स्टेट में आगे कैसे चुनाव लड़ेगी? देखो, हम मानते हैं, हमने ग्रोथ किया है। उपचुनाव में हम ग्रोथ पे गए हैं, न डाउन पे गए। सलूम्बर सीट हम 2023 के चुनाव में हम तीसरे नंबर पे थे, आज जीती हुई सीट है वो हराई गई है पॉलिसी के तहत, मतलब प्लानिंग के तहत, उन लोगों ने षड्यंत्र के तहत। 84 सीट मेरे वक्त 82% वोटिंग हुआ था, और अभी वोटिंग परसेंट लगभग 8 से 9% गिरा। तो 18 से 20,000 वोट गिरा ही नहीं। कांग्रेस 28,000 वोट लाई थी, अभी 15,000 पे आ गई। तो जो 15,000 और 28,000 के बीच का जो गैप रहा, जो 10-12,000 का जो गैप रहा है, अगर उस गैप को उठा के बूथ वाइज चेक करेंगे तो वही कांग्रेस का जो, या कांग्रेस को जो वोट गिरा था, वही वोट बीजेपी में शिफ्ट हुआ है। तो हमारा वोट का नुकसान नहीं हुआ। एक तो 18 से 20,000 वोट नहीं गिरा, वो 10 से 12-15,000 के आसपास जो कांग्रेस का वोट बीजेपी में शिफ्ट हुआ, वो 35,000 वोट। और उन्होंने, बीजेपी ने चाल चली थी फर्जी अनिल के नाम से। वो राष्ट्रहित की बात करते हैं, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए डमी कैंडिडेट, सेम नाम का, सेम सिंबल का कैंडिडेट उतारते हैं। मेरे नाम से भी लोकसभा में 2 राजकुमार उतारे। यार बीजेपी क्या डर रही है? आप तो सभी जगह डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार है, और तुम फर्जी राजकुमार खड़े करते हो। तुम, हमारे अनिल उम्मीदवार है, उसके नाम से 2 अनिल उम्मीदवार, 6,000 वो ले गया। तो 40,000 वोट जो गया है, वो वोट कहीं न कहीं हमारा इसमें से था, और वो हमारे अनिल के नाम से 6,000 वोट, तो वो गिर गया। तो हमें कहीं किसी प्रकार का डाउन नहीं गए। तो आप जब
आगे अगले विधानसभा चुनाव होंगे तो राजस्थान के कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? यही जो आदिवासी बहुल इलाके हैं ये ही, या बाकी इलाकों में भी आप जाएंगे? देखो, हमारी आइडियोलॉजी, हम ट्राइबल, कई लोग कहते हैं कि आपने आदिवासी पार्टी, यार आदिवासी इस भारत भूमि पे ट्राइबल की जो व्यवस्था है, आदिवासी समुदाय की जो सोच है, उनके रहन सहन की जो परिपाटी है, ऐसी परिपाटी, ऐसी सोच किसी भी देश या इसी देश में किसी के सामने नहीं मिलेगी। सबसे सुव्यवस्थित, दया भाव, करुणा, स्नेह। हम एक स्लोगन पढ़ते हैं, अतिथि देवो भव, और उसका नाम विदेशों में गाया जाता है कि अतिथि देवो भव। भारत ऐसी भूमि है जहां पर भगवान, मेहमान को भगवान समझा जाता है। आप शहर में जाओगे, दरवाजा खोलोगे, खोलने से पहले पूछेंगे कौन है, क्या काम है। ट्राइबल इलाके में जाओगे, आदिवासी के घर पे पहले बिठाएंगे, चाय पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, फिर पूछेंगे कि अब पामड़ा तो आपको पहचाना नहीं। अतिथि तो देवो भव ट्राइबलों के अंदर ये आज भी विराजमान है। मेहमानों को भगवान के रूप में माना जाता है। तो ये चीज अन्य समुदाय को समझने की जरूरत है। हमारे साथ एसटी के लोग, माइनॉरिटी के लोग, कुछ ओबीसी के लोग भी इस बात को समझ चुके, तो वो लोग भी हमारे साथ है। आपका सवाल ये था कि ट्राइबल इलाके में रहोगे, बाहर जाओगे, तो हम राजस्थान के अन्य इलाकों के अंदर भी जाएंगे और अन्य समुदाय के लोगों को भी साथ में लेके काम करेंगे। ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले दक्षिणी राजस्थान में एक राज तिलक का कार्यक्रम होता है और आदिवासी इलाके में मैंने सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी तादाद में एक विरोध देखा कि हम आज़ाद भारत में हैं। तो इस तरह के इश्यूज पर आपका भी स्टेटमेंट रहता है या आप किनारा करते हैं? मेरा स्टेटमेंट रहा था उस समय, मेरा स्टेटमेंट इस पे ये रहा था कि जिन्होंने एक मेवाड़ आज पूरे देश में महाराणा प्रताप के नाम से प्रख्यात है, और एक हिस्ट्री में पढ़ा जाता है कि अकबर के सामने एक राजा था जो नहीं झुका, बाकी सभी ने संधि कर ली, सभी ने समझौता कर लिया। महाराणा प्रताप एक ऐसा राजा था। तो महाराणा प्रताप के साथ भीलों की सेना थी, भीलों के सेनापति थे राणा पूजा भील, और पठारों की सेना थी, हकीम का सूरी उनके सेनापति थे। उस समय इधर अकबर के तरफ से कौन लड़ रहा था? मानसिंह लड़ रहा था, एक हिंदू सेनापति था, और उधर से एक आदिवासी और एक मुस्लिम सेनापति था। तो वो धर्म की लड़ाई नहीं थी, सत्ता की लड़ाई थी, स्वाभिमान की लड़ाई थी। तो ये जो राज तिलक वाला जो कांड किया है, तो मेवाड़ की जो गरिमा थी, महाराणा प्रताप और राणा पूजा बिल, हकीम का सूरी की जो त्याग बलिदान था, उसको शर्मसार करने का काम किया उन लोगों ने, क्योंकि वो शीशे से, पत्थर से लड़े, पत्थर से लड़ रहे हैं। उस राज परिवार आज पत्थर से और आपस में बोतलें मार रहा है। सेकंड चीज, राज तिलक जो हुआ, मेवाड़ का जो राज चिन्ह है, उसमें है एक तरफ भील सैनिक और दूसरी तरफ महाराणा, मतलब महाराणा प्रताप और राणा पूजा भील। और आज तक का इतिहास हुआ है कि जो भी आजादी से पहले अगर राज तिलक होता था तो भील के खून से भील राज तिलक करता था। ये परिपाटी बनी आ रही है, और उन्होंने, हम कहते हैं वो आजाद भारत हो गया, ये परिपाटी होनी भी नहीं चाहिए, राज तिलक वाली परिपाटी ही नहीं होनी चाहिए। या तो उनको, वो हमारे खेरवाड़ा के विधायक जी ने कहा है, या तो उनको विधायक का पद छोड़ देना चाहिए या फिर वो छोड़ देना चाहिए। एक तरफ आप लोकतांत्रिक तरीके से विधायक बन रहे हो और दूसरी तरफ राज तिलक करवा रहे हो, तो ये कौन सी व्यवस्था है? तो इसके बावजूद भी हम लोग कह रहे हैं कि आदिवासियों का जो त्याग बलिदान हल्दी घाटी के युद्ध में रहा है, उसको नजरअंदाज करने का जो काम किया जाता है, और मेवाड़ की गरिमा को शर्मसार करने का काम किया था। तो आजादी के बाद में ये जो राज तिलक जैसे कार्यक्रम होते, इसमें जो कल्चर थी, जो मेवाड़ की आदिवासियों का जो उसमें भागीदारी थी, उसको फॉलो नहीं किया जाता है? नहीं, वो पहले का मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, और ये मेरा जहां तक व्यू है कि आजाद भारत में इस तरह की परिपाटी नहीं होनी चाहिए। हाँ चलो, पारिवारिक और अगर वो कोई व्यवस्था है तो करो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी परंपरा है, करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पुरानी बात है उसको भूलना नहीं चाहिए। अगर किसी का योगदान रहा है तो उस योगदान को आपको नहीं भूलना चाहिए। मैं जब आपको संसद की साइट पर आपके बारे में डिटेल देख रहा था, तो उसमें एक मजेदार चीज मुझे लगी आपकी रुचि में, कि ऐतिहासिक, संवैधानिक, सांस्कृतिक किताबें पढ़ना, साथ में किसी बुजुर्ग से बात करना। ये कितना बड़ा इंटरेस्ट है कि आपको संसद के अंदर अपने बायोडाटा में भी ये देना पड़ रहा है कि मुझे बुजुर्गों से बात करना अच्छा लगता है। किताबों में जो मिल रहा है, किसी बुजुर्ग के अनुभवों से जो उसके पास जो ज्ञान है, वो ज्ञान किसी किताब में नहीं मिलेगा। बुजुर्गों ने जो सहा है, या बुजुर्गों ने उनके पूर्वजों से जो सुना है या जो देखा है, वो ज्ञान किसी किताब में नहीं मिलेगा। हमें किताबें तो बाद में मिल जाएगी, लेकिन वो बुजुर्ग और बुजुर्गों का ज्ञान नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि हमें बुजुर्गों से सीखने की जरूरत है, बुजुर्गों से पुरानी जो वास्तविक जो बातें हैं उनको जानने की जरूरत है। आप आदिवासी आरक्षण की भी मांग करते हैं कि आदिवासियों का अलग आरक्षण होना चाहिए, लेकिन आदिवासी इलाकों में एक बड़ा चैलेंज ये है कि धार्मिक परिवर्तन, धर्म परिवर्तन भी उस इलाके में बहुत ज्यादा हो रहा है।
धर्म परिवर्तन और नाम परिवर्तन, ये दोनों आदिवासी इलाकों में बड़ा इस बार राजस्थान में तो चर्चाओं में है। और आदिवासियों के अंदर अगर देखा जाए तो 30 से 35% आंकड़े हैं कि वो क्रिश्चियन कन्वर्ट हो चुके हैं। तो क्या ये जो धर्म परिवर्तन तेजी से हो रहा है आदिवासी इलाकों में, क्या ये आपके लिए एक बड़े चैलेंज के तौर पर आप नहीं देखते, या आप मानते हैं कि इसे चलने दो, इससे कोई फर्क नहीं देखो पड़ता है? इस चीज के हम तो ऑल ओवर हम सीधा सा कहते हैं कि आदिवासियों की अपने केंद्र सरकार को संज्ञान लेके ट्राइबल की डिमांड लंबे समय से चल रही है, और हमारे आजादी से पूर्व 1871 से लगा के 1951 तक की अलग से धर्म कोड के जो दिया गया था वो दे दिया जाए, ट्राइबल नहीं जाएगा। हाँ, एक धर्म परिवर्तन का जो कहा, हमें इस कॉन्सेप्ट को चेंज करना चाहिए। धर्म परिवर्तन नहीं, धर्म ग्रहण। धर्म परिवर्तन किसको कहेंगे कि आपका कोई ऑलरेडी धर्म है और आप दूसरे धर्म में जा रहे हो, वो धर्म परिवर्तन है। आप किसी धर्म में हो ही नहीं, अपने खुद की पुरानी पूजा पद्धति है, और आप किसी धर्म में जा रहे हो, वो धर्म ग्रहण। तो ट्राइबल इलाके के अंदर धर्म परिवर्तन नहीं, धर्म ग्रहण हो रहा है। और कई लोग ईसाई धर्म अपना रहे हैं, कई लोग हिंदू धर्म अपना रहे हैं, कई लोग हमारे गुजरात के नजदीक में जैन धर्म अपना रहे हैं, कई लोग मुस्लिम धर्म भी ग्रहण कर चुके हैं पहले। तो हम इन सारी चीजों के खिलाफ है कि अगर आदिवासी बढ़ जाएगा, कोई इस्लाम बढ़ जाएगा, कोई सिख बढ़ जाएगा, कोई ईसाई बढ़ जाएगा, तो आदिवासियों की अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान खत्म हो जाएगी। तो हम इस बात के लिए चिंतित हैं कि आदिवासी अनेक धर्मों में नहीं बटे, आदिवासियों की अपनी एक आइडेंटिटी है वही रहे, और आदिवासी की पूजा पद्धति, आदिवासी की अपनी धार्मिक मान्यता इन सारे धर्मों से सबसे प्राचीन है और इन सारे धर्मों से सबसे श्रेष्ठ है। तो हम वो डिमांड कर रहे हैं, लेकिन नहीं, बीजेपी तो अपना लेकिन उसमें तो अगर इतिहास में जाएंगे तो इतिहास में कई और कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएंगे। बताओ ना तो। हरियाणा में 2015 में राखी गढ़ी किसी जगह पे उत्खनन हुआ, वो तो कह रहे नॉर्थ इंडिया में जितने भी है, चाहे जिनको आप आदिवासी कहें, कोई कहे, वो साउथ इंडिया से मैच ही नहीं करते हैं। वो जो मूल वासी जिसको कहा जाता है वो तो पूरे साउथ इंडियन हो गए। देखो वो तो मैंने पढ़ा उस चीज को, एनसीईआरटी के अंदर भी उन्होंने चेंजिंग ला दिया, उस चीज को चेंजिंग ला दिया। वो कहीं न कहीं इतिहास को मॉडिफाई करने का काम किया। उसको आप हड़प्पा का अलग बताया और राखीगढ़ी का आप 2015 में फिर अलग बता रहे हो। तो पुराना जो हड़प्पा से जो निकला, सिंधु घाटी सभ्यता से जो चीजें निकली, उनको आप चैलेंज कर रहे हो। तो ये कहीं न कहीं मॉडिफाई करने का काम किया गया है। एक चीज उसी से याद है, मैंने उसी किताब में पढ़ा था, एनसीईआरटी की जो चेंजिंग किया उसमें चेंजिंग हुआ। एनसीईआरटी के अंदर एक वर्तमान सरकार ने एक और चेंज किया 2024 में। बिरसा मुंडा की जो बात आती है, तो बिरसा मुंडा का जो इतिहास जिमनी है, तो एनसीईआरटी की किताब में यह था कि बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन बड़े बनने के बाद उन्होंने उपदेश दिया था 20-21 साल की उम्र में, जब वो शहीद उससे पहले, कि आदिवासी न ईसाई है न हिंदू है, आदिवासी की अपनी खुद की व्यवस्था है। ये बिरसा मुंडा ने कहा था, ये किताब में पढ़ाया जा रहा था। लेकिन 2024 में क्या किया, उसको चेंज करके क्या कह दिया कि बिरसा मुंडा ने उपदेश दिया है कि ईसाई धर्म से दूर रहना चाहिए। तो बिरसा मुंडा ने तो दोनों के लिए कहा था, और उन्होंने मॉडिफाई कर दिया। कुछ मैं छोटे छोटे सवाल करूंगा कि आपके इलाके में धर्म ग्रहण वाला तो चैलेंज, आप उसे कितना बड़ा चैलेंज लेते हैं, लेकिन ये एक अलग मसला है। लेकिन बड़ा मसला ये है कि आदिवासियों को बड़ी तादाद में पलायन हो रहा है और उनको रोजी रोटी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है। आप एक तीसरी पार्टी के तौर पर तो जाहिर सी बात है, कभी बीजेपी से लड़ते रहेंगे, कभी कांग्रेस से लड़ते रहेंगे, तो उस इलाके के लोगों के रोजगार का समाधान क्या है? एक चीज बताऊं, जब से ये पार्टी आई है तब से राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उनका ध्यान उस इलाके की ओर गया है। आज तक के इतिहास में पहली बार हुआ है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री सबसे अधिक डूंगरपुर बांसवाड़ा में आ रहे। राष्ट्रपति महोदय 2 बार आ चुके, प्रधानमंत्री जी भी आ चुके। हमने सरकार को कहा है कि हमें पॉलिटिक्स का कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। हमारी जो जरूरत है वो पूरी करो, हमारी जो जरूरत है वो पूरी करो। अगर हम सत्ता में नहीं आते तो आप पूरी करो, और आप नहीं करोगे तो अवश्य एक दिन हम सत्ता में आएंगे। और जो रोजगार का जो मामला है, पलायन का, हम लोग अपने स्तर से, हमारे पास जो साधन है, हमारे पास जितनी कैपेसिटी, उस आधार पे हम स्थानीय लेवल पे कुटीर उद्योग है, छोटे छोटे उद्योग के रूप में लोगों को तैयार कराएंगे। आप छोटे उद्योग की बात करते हैं, आपने 31 जुलाई 2024 को संसद में रेल का मुद्दा भी उठाया। उसमें आपने उदयपुर मुंबई जो
रेल है वाया डूंगरपुर की डिमांड की है, वंदे भारत अहमदाबाद डूंगरपुर उदयपुर होते हुए जयपुर की डिमांड की है। इसके अलावा चेतक का जो ठहराव उदयपुर में होता है उसको डूंगरपुर तक करने की बात की है। लेकिन इसी के उलट आपकी पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य जो कांतिलाल रोत है वो कहते हैं कि आदिवासियों को ट्रेनों की जरूरत ही कहाँ है, आदिवासियों की जमीनें चली जाती हैं, इस तरह के रेलवे प्रोजेक्ट आते हैं तो उसमें तो ये तो वही है कि अगर एक विचारधारा ये कहेगी कि हमें ऐसी चीजों की जरूरत ही नहीं तो फिर पलायन तो होगा ही वहां से। आपने अच्छा डाटा निकाला है। बीजेपी के लोग, बीजेपी के आईटी सेल के लोगों ने इस तरह से इसको मॉडिफाई किया है। कांति भाई ने बोला है ये, लेकिन कब बोला है? कांति भाई ने बोला है 2016-17 के अंदर, जब बांसवाड़ा रतलाम रेल लाइन का जो प्रोजेक्ट चला 2012 में उसकी घोषणा की, तो उस इलाके में प्रोजेक्ट निकाल रहे थे तो जमीन अधिग्रहण कर रहे थे, तो ट्राइबलों की जो खातेदारी जमीन नहीं थी लेकिन वो 100 साल से बचा था, उस जमीन को परेशान, उस आदमी को परेशान कर उसका घर उजाड़ रहे थे। उस आंदोलन में ये बात बोली है। आप उसको पट्टा पहले दो, रेल की भी जरूरत नहीं है, उस आदमी को घर उजाड़ रहे हो आप, तो उस समय ये बात बोली थी उन्होंने। लेकिन 2015-16 की बात को निकाल के और अभी की लेटेस्ट बात को, आज मैं जब विधायक नहीं था तो मुझे 4 व्हीलर की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज मैं विधायक बन गया तो मुझे जरूरत है। तो हमारी डिमांड, कांति भाई का कहना था कि पहले मकान का पट्टा मिलना चाहिए, उस लैंड को उसका अधिकार मिलना चाहिए, पहले रोजगार मिलना चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, फिर ट्रेन लाओ। अभी ट्रेन की क्या जरूरत है हमें? ये बात बोली थी उन्होंने, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जरूरत है और ऑलरेडी हमारा चल रहा है प्रोजेक्ट। उद्योग भी वहां पर बुरी स्थितियों में है। सिंटेक्स कंपनी जिला मुख्यालय पर थी डूंगरपुर में, वो बंद हो चुके हैं। इसके अलावा केवल सांगवाड़े के अंदर झील रेन वेंटर करके एक काम चलता है, वहां पर 2000 लोगों को रोजगार मिलता है। इतने बड़े इलाके को एकमात्र बड़ी कंपनी 2000 रोजगार देकर कैसे पूरा होगा? हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों को ऐसा रोजगार या ऐसा डेवलप चाहिए जो इंसानियत और आने वाली पीढ़ी को खतरे में नहीं डाले। मतलब वहां पर मतलब दुष्परिणाम नहीं आए, प्रदूषण नहीं फैलाए, केमिकल वाली चीजें। तो ये जो चल रहा है, जो कपड़े उद्योग का चल रहा है, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। मैं सांसद होने के नाते में कई ऐसे जो बिजनेसमैन लोग हैं उनसे प्रयास कर रहा हूँ कि हम छोटे छोटे कुटीर उद्योग तैयार करें, छोटे छोटे उद्योग, फूड प्रोसेसिंग का हो, छोटी फैक्ट्रियों का हो, जो गवर्नमेंट आज लीज दे रही है, वहां माइनिंग कर रही है, लेकिन छोटे उद्योग लगाने, रोजगार देने की बात नहीं कर रही है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि वहां के लोगों को रोजगार मिले और हमारा प्रयास ये है कि एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस किया जाए। मैं आखिरी चरण में आऊंगा, उससे पहले एक और छोटा सवाल कि आपने माही बैंक वाटर जो है उसको गेंजी घाटा तक लाने का वादा किया था जब आप 84 से एमएलए बने थे, वो अभी तक नहीं पहुंचा। वही वादा, वही बात। मैंने 886 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन कराया, वही कनाडा बैक वाटर से गेंजी घाटा तक। टेंडर हो गया उसका, इसका टेंडर ओपन हो गया, ठेकेदार डिप्यूट हो गया और डबल इंजन की सरकार आई और उस सरकार ने उसको रोक लगा रखा है। पूर्व सरकार ने, हमारे कार्यकाल के अंदर सैंक्शन हो चुका है पैसा, टेंडर भी हो चुका है, सरकार को सिर्फ वर्क ऑर्डर देने में दिक्कत आ रही है। तो ये डबल इंजन की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, ये एक विकास की बात कर रही है और विकास विरोधी काम कर रही है आज। तो वहां के लोगों ने समझ चुका, इसलिए तो 84 उपचुनाव के अंदर उनको मात खानी पड़ी बुरी तरह से, कि जो राजकुमार लड़ झगड़ के और राजकुमार की पार्टी और के लोगों ने जो जल यात्रा निकाली, पैदल चले बड़े बुजुर्ग, उस लोगों की भावना के विरोध में वर्तमान सरकार काम करे, इसलिए तो उनको बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा 84 में। ठीक है, एक कुछ मैं पब्लिक के सवाल लूंगा, उससे पहले आखिर में एक सवाल कि ये जो बांसवाड़ा में जो परमाणु संयंत्र लग रहा है, आपकी पार्टी और आप इसके पक्ष में है या खिलाफ है? परमाणु संयंत्र के विरोध में हम लोग हैं, इसलिए क्योंकि पूर्व की घटनाएं हम देखें, विश्व में कई ऐसी जगह, अमेरिका में हादसा हुआ, भोपाल में हादसा हुआ, जापान में हादसा हुआ, ऐसे कई हादसे हुए जिससे आने वाले समय में वो पीढ़ियां खत्म हो जाएगी। ये गवर्नमेंट खुद कह रही है कि परमाणु संयंत्र लगने से 30 किलोमीटर की रेंज के अंदर 2 डिग्री टेम्परेचर परमानेंट के लिए बढ़ जाएगा। 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ना कितना घातक है। तो आने वाले समय में ट्राइबल इलाका क्यों उनको सूझा? माही से पानी लेंगे, माही डैम से पानी पड़ोसियों को पीने के लिए नहीं दे रहे हो, उस प्रोजेक्ट से पानी ले रहे हो और वही पानी आप दूषित पानी वापस माही में छोड़ोगे। अगर बाई चांस जो कैसे एग्रीकल्चर कर रहा है या जो पी रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आपको लगाना है, कोई दूसरा उद्योग लगाओ उस जगह पे, दूसरी कोई परियोजना लाओ, लेकिन परमाणु बिजली घर लाके आदिवासियों को खत्म करने का काम नहीं होना चाहिए। लेकिन आदिवासी तो अपनी जमीनें दे रहे हैं करीब अब तक, जो आपने ही सवाल लगाया था संसद में और उसके जवाब में सरकार ने जवाब दिया है कि 3044 जमीनों के जो मालिक है उनको 284 करोड़ का मुआवजा। बेचारे लोगों को पता ही नहीं था कि किस लिए खरीद रहे हैं, मतलब किस लिए भूमि वापसी कर रहे हैं, उनको लालच में दे दिया। हमारा ट्राइबल इलाका बिल्कुल एजुकेशन नहीं है, क्या लग रहा है उनको नहीं पता था। अब पता चला उन लोगों को, यार ये तो हमारे
हमसे कहा कि कोई अच्छा प्रोजेक्ट लगा रहे, तुमको नौकरियां देंगे, तुम्हारा ये करेंगे, और अब पता चल रहा है ये तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को खत्म करने वाला प्रोजेक्ट है। तो उस समय नहीं पता होने की वजह से, अज्ञानता की वजह से कई न कई लोगों ने ये भूमि अवधि के लिए कर दिया, लेकिन उसको रोकने का हम प्रयास कर रहे हैं। आखिरी चरण में मैं कुछ पब्लिक के सवाल पूछूंगा और उसके बाद में लास्ट में एक रैपिड फायर चलेगा। पब्लिक के सवाल, चूंकि हम जब भी किसी का इंटरव्यू लेने जाते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये सूचित करते हैं कि हम फला का इंटरव्यू लेंगे, तो पब्लिक के कुछ सवाल आते हैं। हालांकि मुझे ये आपके कमेंट बॉक्स को देख करके सरप्राइज ये भी लगा कि आपके जितने सपोर्टर्स ने कमेंट किया वो सवाल कम पूछ रहे हैं, वो ओपिनियन ज्यादा दे रहे हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, उनको बोलो जल्दी से आगे बढ़े, वो ऐसे करें, लेकिन फिर भी कुछ सवाल आए हैं। एक आदिवासी जय भील है, उन्होंने आपकी तारीफ करते हुए भी साथ में कुछ सवाल पूछ लिए कि भील प्रदेश कब बनेगा, सांसद महोदय नई गाड़ी कब लेंगे, और फेवरेट गेम क्या है आपका, और मनपसंद भोजन क्या है। ये 3-4 सवाल उसने एक साथ देखो, बिल प्रदेश अवश्य बनेगा। जिस दिन बिल प्रदेश टेरिटरी के अंदर रहने वाला, जो इस धरती पे आ चुका है, बच्चे से लगा के बड़े बुजुर्ग के अंदर एक क्रांति लाएंगे बहुत जल्दी, और स्थानीय नेताओं को मजबूर करेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे, और अवश्य आने वाले, हम कहते हैं कि हमसे कम से कम 10 से 15 साल के अंदर बिल प्रदेश बनाएंगे। नई गाड़ी का जो बिल्कुल मेरा भाई कई शुभचिंतक होगा, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी गाड़ी को नुकसान हुआ है, तो अवश्य भाई प्रयास करेंगे बहुत जल्दी हम गाड़ी के तौर पर। आप जब पहली बार एमएलए बने तब सिर्फ आपके पास एक बाइक ही थी, जिसको आपने भी एफिडेविट में 72,000 की होंडा स्प्लेंडर थी, उसके बाद में डिस्कवर थी मेरे पास, डिस्कवर थी, और उसके बाद 2020 में एक स्कॉर्पियो ली थी, उसका एक्सीडेंट हो गया है। खैर, फेवरेट गेम और मनपसंद भोजन। फेवरेट गेम तो मेरा यूं देखे तो विशेषकर वॉलीबॉल है, और फिर क्रिकेट है, और मैं बैडमिंटन भी खेल लेता हूं, लेकिन वॉलीबॉल विशेष करके। ठीक है। भोजन तो मैं नॉनवेज खाना पसंद करता हूं। ओके। एक लव चारण का सवाल है कि आदिवासियों को हिंदू होने का प्रूफ देने की फिलहाल जरूरत है या उनको अच्छी शिक्षा देने की जरूरत है? दोनों जरूरत है। जो व्यक्ति या जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपना अस्तित्व नहीं जानता, अपनी आइडेंटिटी नहीं जानता, वो कितने भी बड़ा शिक्षित हो जाए, कितना भी बड़ा ओहदे पे चला जाए, लेकिन उसका भविष्य खतरे में। सुभाष मीणा का सवाल है कि आदिवासियों को हिंदू धर्म को लेकर भड़काते क्यों हो? उनका कहना है कि हिंदू धर्म को लेकर आप भड़का रहे हैं। हम हिंदू धर्म अकेले की बात नहीं कर रहे, हम हिंदू के साथ ईसाई की भी बात कर रहे हैं, मुस्लिम भी कर रहे हैं, जैन की भी कर रहे हैं, हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं। लेकिन आदिवासी अपनी एक आइडेंटिटी क्यों नहीं देना चाह रहे? सरकार है। आज जैन कम्युनिटी ने अपना एक अपनी अलग पहचान बनाई, जैन धर्म कोड जारी कराया। आज जैन कम्युनिटी का व्यक्ति हिंदू धर्म के देवी देवताओं को पूछता है, ट्राइबल भी पूछता है। हम लोग ये नहीं करें, हमारा ट्राइबल को नहीं करेगा, हम यहाँ मत जाओ। हम ये कहते हैं कि ट्राइबलों की अपनी एक आइडेंटिटी कायम करे सरकार, जो पहले थी। ओके। एक आखिर में सवाल, गेमिंग ऑफिशियल, मेरा दर्शकों से भी अनुरोध रहता है कि आपकी आईडी जो भी हो, नाम जरूर साथ में लिखे ताकि पूछने में आसानी हो, कि आप कहते हो कि हम जल जंगल जमीन बचा रहे हैं। हकीकत तो यह है कि पावर प्लांट में लोगों की जमीन चली गई है और आप इसका केवल सियासी फायदा उठा रहे हैं। देखो, जब हम विधायक ही नहीं बने थे, विधायक क्या हम पॉलिटिक्स में नहीं आए थे, तब से प्रयास चल रहा है पावर प्लांट वाला जो है। 2013-14 से उन लोगों ने काम 12 में भूमि अधिग्रहण का 2012 में उन लोगों ने काम शुरू कर दिया, और हम 2018 में विधायक बने, सांसद बने 2023 में। सारी प्रक्रिया हो गई है, इसके बावजूद भी हम लड़ रहे हैं, और हमें ये भरोसा है कि इसको कहीं न कहीं रोकेंगे हम। हमारे कुछ नहीं बचा है। पूर्व के नेताओं ने, पूर्व की पार्टी, राष्ट्रीय पार्टियों के लोगों ने वहां के लोगों को गुमराह करके सारा प्रोसेस करा लिया गया, फिर भी हम लड़ रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी बात है। ठीक है, ये पब्लिक के सवाल इतने ही थे। आखिर में मैं आपसे एक रैपिड फायर कुछ लोगों के नाम लूंगा, उनके नाम सुनते ही आपके जहन में जो विचार आते हो उनको एक्सप्लेन करने की, वो आप जरूर बताइएगा। शुरुआत आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक महेंद्रजीत सिंह मालवीय। नो कमेंट। नो कमेंट। ठीक है। किरोड़ी लाल मीणा। ठीक है, संघर्ष किया है, लेकिन जिस रास्ते से पे उनको करना चाहिए था वो नहीं, जिस मतलब उनको स्वतंत्र रूप से करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर पाए। आज कहीं न कहीं बंधक में है। एक मैं इसके बीच में एक सवाल, और कई लोगों में ये चर्चाएं सुनी थी कि आज भारत आदिवासी पार्टी और ट्राइबल पार्टी जो वहां पर कर रही है, वो किरोड़ीलाल मीणा ने जब राजपा बनाई थी और उस इलाके में जो काम किया था, वही जो वर्कर बाद में बीजेपी कांग्रेस के साथ कंफर्टेबल फील नहीं किए, उन्होंने ही वो बड़ी तादाद में। बिल्कुल, कुछ बातें, कुछ परसेंट सही है ये बात कि काफी लोग हमारे साथ जुड़े, काफी लोग बीजेपी में उनके साथ चले गए। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, आधे लोग तो बीजेपी में चले गए, आधे लोग हमारे साथ जुड़े। ओके। भजनलाल शर्मा। बेचारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको ब्यूरोक्रेसी घुमा रहा है, और राजस्थान के अंदर ब्यूरोक्रेसी पूरा हावी है, और ब्यूरोक्रेसी हावी के होने की वजह से स्कीमें जो है डेवलप या बजट है वो धरातल पे इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है,
और कहीं न कहीं उनके साथ हम कहते हैं राजस्थान की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन जनता के साथ साथ उनके साथ भी अन्याय हो रहा है। ओके, हनुमान बेनीवाल। उन्होंने काफी प्रयास किया, लेकिन सारे राष्ट्रीय पार्टी ने मिलकर उनको इस बार निपटाने का काम किया इन लोगों ने, लेकिन उन्होंने प्रयास किया और अच्छे लीडर है। ओके, नरेश मीणा। उन्होंने अच्छा प्रयास किया, एक युवा लीडरशिप के रूप में इस पूर्वी राजस्थान के अंदर पनपने का प्रयास किया, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन लोगों को कहीं न कहीं डैमेज करने का काम कर दिया। सचिन पायलट। वो भी अच्छे लीडर हैं, युवा लीडर हैं। जब मैं 2013-14 में प्रेसिडेंट था और उसी समय प्रदेश अध्यक्ष थे, ये हुआ करते थे, तो 2015 में बुला के हमने कार्यक्रम भी कराया था। अच्छा लीडर है, लेकिन अब पार्टी का क्या सिस्टम है उनका, हमें इस पर नो कमेंट। ओके, गणेश गोगरा। हम लोग पहले शुरुआती दौर में जब मैं विधायक यार वो भी नहीं बने थे, और वो सरपंच थे, मैं भी प्रेसिडेंट था, तुम साथ में रहे। हमें उस समय लगता था अच्छे लीडर है, लेकिन जैसे जैसे वो सत्ता में मतलब पार्टी में गए, उनको सत्ता की भूख ज्यादा लग गई और उनको लगा कि नहीं यार मुझे ये करना है, मतलब उस सत्ता हासिल करने के लिए उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के साथ समझौता कर लिया। रविंद्र सिंह भाटी। अच्छा लीडर है, वो भी प्रयास किया और आना चाहिए ऐसे लीडरों को आगे। वसुंधरा राजे। उनका कार्यकाल बहुत सुनहरा कार्यकाल रहा है और एक अच्छी लीडर थी, राजस्थान का अच्छा प्रतिनिधित्व और अच्छे लेवल पे लाने का काम किया था। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी हमारे जहन में सवाल थे वो हमने पूछने की कोशिश की, और दर्शकों के तो जो सवाल आए थे उसमें से जो कुछ पूछने लायक लॉजिकल सवाल थे, दरअसल ज़्यादातर कमेंट्स आईटी सेल टाइप के कमेंट होते, वो चाहे किसी भी पार्टी की तरफ से आए थे, वो सवाल पूछ करके समय खराब करने से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन बावजूद इसके जो वाजिब सवाल थे वो सब हमने पूछने की कोशिश की, और आपने भी उतनी ही कंफर्टेबल होकर के बेबाक तरीके से अपने सवालों के जवाब दिए। पॉलिटिकल पंचायत पर आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी ओर से जोहार, धन्यवाद। किसी और राजनीतिक शख्सियत के साथ पॉलिटिकल पंचायत पर फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।